हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रथम मैथ्स क्लासेस अगेन। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 8 के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर रहे थे, जिसको कि हम हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो लास्ट की वीडियोस में हम 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। तो स्टार्टिंग के जो 7 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व आउट कर चुके थे, और अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ में, ताकि आपको ये चारों क्वेश्चन भी और ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर 3 consecutive integers are taken increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively। मतलब लगातार 3 नंबर है, तो लगातार 3 नंबर आने वाले क्रमशः लगातार आने वाले 3 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लास्ट के एग्जांपल में बताया था। तो पहला नंबर डेफिनेटली x होगा, उसके नेक्स्ट वाला नंबर डेफिनेटली x + 1 होगा, और देयर आफ्टर x + 2 होगा। तो ये लगातार 3 नंबर हो चुके हैं हमारे। फिर ये आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो लगातार 3 नंबर है, इन तीनों को क्रमशः है पहले नंबर को तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और तीसरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर है इन तीनों को ऐड कर देना है। और ऐड करने पे जो जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो आपका 74 आएगा। तो बताइए वो तीनों नंबर क्या है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करें हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने बताया कि इस लगातार आने वाले 3 नंबर कौन कौन से होते हैं, x, x + 1 एंड x + 2। तो चलिए लिख लेते हैं। वो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका x, एंड सेकंड नंबर आपका क्या होगा x + 1, एंड थर्ड नंबर जो तीसरा नंबर होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली x + 2 होगा। तो ये 3 नंबर हमारे पास में। अब ये क्या कहता है, इन तीनों नंबरों को पहले नंबर को तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को 3 से, और चौथे को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार जो ये कह रहा है हम वही करने जा रहे हैं। क्या जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर जो था उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, है ना। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ गया, 2x आ गया। इसी तरह से सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। क्वेश्चन में दिया गया है। तो सेकंड नंबर हमारा क्या था ऊपर, देखिए x + 1 था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। मल्टीप्लाई करें तो पूरा ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई होगा। एक बार x 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर बीच में प्लस आ रहा है तो हमने प्लस साइन लगाया, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। तो सेकंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब थर्ड नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना था, 4 से। तो थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना है 4 से। थर्ड नंबर हमारा क्या था, देखिए x + 2 को मल्टीप्लाई कर ले हम 4 से। तो फिर से वही पूरा का पूरा ब्रैकेट 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो x भी 4 से होगा और 2 भी 4 से होगा। तो 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। तो इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर को 2, 3 और 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, और उसका आंसर ये आ चुका है। अब ये क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जो तीनों नंबर के आंसर आए हैं, इन तीनों नंबर के आंसर को जब आप ऐड करते हो तो उनका जो योग है, उनका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से प्रश्नानुसार बोल रहा है कि जब आप फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करने के बाद में जब आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर 74 आ जाना चाहिए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। हमारी फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था, 2x आया था। चलिए सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था, 3x + 3 आया था। थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था, 4x + 8 आया। तो ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड नंबर था, ये थर्ड नंबर था, और इनको ऐड करने पे, टोटल करने पे क्या आ जाता था, 74 आ जाता था। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ चुकी है। x की टर्म्स जितनी भी आ रही हो, अब हम सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2x + 3x कितना हुआ, 5x, और 5x + 4x कितना हुआ, 9x।
तो टोटल 9x हो गया। इसी तरह से नंबर जो आए वो अलग से ऐड कर लेंगे, 8 + 3 11 हो गया और इज इक्वल टू 74 हो गया। तो अब तो ये हमारा जनरल क्वेश्चन हो गया है 2.1 एक्सरसाइज की तरह का कि 9x + 11 इज इक्वल टू 74 को सॉल्व करना है बस आपको। तो 9x को हम वेरिएबल वाली टर्म्स को इधर रख लेंगे और जो नंबर वाली टर्म है उसको नंबर के साइड ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसपोज करके। तो अब हम देखते हैं यही यहाँ 11 प्लस का है तो उधर जाने पे ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से 74 में से 11 माइनस करने पे क्या आ गया, 363 आ गया। तो अब 9x = 63 आ रहा है आपके पास में। तो आपको 9x की वैल्यू थोड़ी नहीं चाहिए, आपको तो सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए। तो x = यहाँ 9 मल्टीप्लाई में है, इधर गुणा में है, तो उधर ट्रांसफर करने पे पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 63/9। अब 9 के पावर में 63 कितनी बार में आता है, 7 टाइम में। तो आप देख पा रहे हैं x की जो वैल्यू आ चुकी है वो 7 आ चुकी है, आपके 7 आ चुकी है। तो आप ऊपर देखिए आपने x किसको माना था, पहले नंबर को माना था, मतलब ये आपका फर्स्ट नंबर आ चुका है, पहला नंबर आ चुका है आपका। तो अभी तो आपको तीनों नंबर बताने हैं। आप यहीं पे कई बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं, हमने x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन आपने उस चीज का तो आंसर दिया ही नहीं जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो x तो क्या था, सिर्फ पहला नंबर था, लेकिन दूसरे और तीसरा नंबर कौन बताएगा। तो इसीलिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। केवल और केवल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होती है, हमें x से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए सेकंड नंबर पे मूव करते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्या था, देखिए x + 1 था, मतलब x की जो वैल्यू थी अगर उसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा, मतलब 8 आ गया है। इसी तरह से थर्ड नंबर क्या था हमारा, वो था x + 2। तो फिर से 7 में 2 प्लस कर देंगे तो इस तरह से 9 आ चुका है। तो आप देख पा रहे हैं आपके पहले, दूसरे और तीसरे नंबर जो थे वो क्या थे, 7, 8 और 9 थे। अब आप अगर इसका वेरीफाई करना चाहें तो पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरे नंबर को 3 से और जो तीसरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको प्लस करिएगा, आपका आंसर 74 ही आएगा डेफिनेटली। ओके चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। रीड आउट करते हैं। The age of Rahul and Harun are in ratio 5:7। मतलब राहुल और हारून की जो अभी की एज है, अभी की जो उम्र है, अगर हम उनकी उम्र का अनुपात निकालें, उनकी उम्र का रेशियो निकालें तो वो आता है 5:7। तो 5:7 को देखने से आपको क्या पता पड़ रहा है, मतलब 5 और 7 डेफिनेटली 5 से 7 बड़ा होता है। तो जो पहला नंबर आया है वो पहले की एज बता रहा है और जो दूसरा नंबर आया वो दूसरे की एज बता रहा है। तो राहुल की एज 5 का मल्टीपल होगी और हारून की एज 7 का मल्टीपल होगी। तो केवल इतनी सी चीज को देख पाने के बाद हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डेफिनेटली जिसका रेशियो ज्यादा होगा उसकी एज ज्यादा होगी। मतलब हारून की देखिए 5 आ रहा है तो और 5 तो राहुल की है, हारून की 7 है, मतलब ये पता पड़ रहा है हमें हारून की एज ज्यादा है, 7 वाले की एज ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद में सम ऑफ देयर एज, उनकी एज को अगर प्लस करते हैं, है ना, अभी की एज से मतलब नहीं, उनकी एज 4 साल बाद में जो होगी उनको प्लस जब हम करते हैं तो आंसर आपका क्या आ जाता है, 56 आ जाता है। तो बताइए अभी उनकी एज क्या है? तो मान लेते हैं अज्यूम दैट अब राहुल की एज, राहुल की प्रेजेंट एज, हम अभी की एज, राहुल के वर्तमान आयु हम मान लेते हैं। राहुल का जो अनुपात था क्या था, रेशियो क्या था, 5 था, तो मतलब उसका अनुपात हम क्या मान सकते हैं, 5x मान सकते हैं। इसी तरह से हारून था, हारून प्रेजेंट एज, मतलब वर्तमान एज हारून की क्या मानेंगे, जैसे राहुल की 5x मानी उसके अनुपात के अनुसार, उसके रेशियो के हिसाब से, वैसे ही हारून का रेशियो क्या था, 7 था, तो उसका हम क्या मान सकते हैं, 7x मान सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो 7 का ही मल्टीपल होगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद में, अभी 4 साल बाद में भी क्या इनकी एज यही रहेगी, 5x और 4x से रहेगी। अभी आप मान लीजिए किसी बंदे की एज 25 ईयर है, 25 साल है, तो 4 साल बाद में उसकी एज क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी, 4 और जुड़ जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर इनकी एज हम 4 साल बाद की बात करेंगे तो
हाँ, राहुल की एज भी 4 साल बाद में क्या होगी? अभी की एज उसकी 5x है, तो 4 साल बाद में क्या हो जाएगी? 5x + 4। तो चलिए उनकी 4 साल बाद की एज निकालते हैं। एज ऑफ राहुल आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद में क्या हो जाएगी? अभी की जो प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट एज क्या है 5x में 4 ऐड करते हैं, ये उसकी 4 साल बाद की एज होगी। इसी तरह से एज ऑफ हारून आफ्टर 4 ईयर, इसी तरह से ये भी हारून की अभी की एज 7x है, तो 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 7x + 4। तो ये दोनों की 4 साल बाद की एज आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इनकी 4 साल बाद की जो एज है, अगर हम उनको जोड़े, उनको प्लस करें, तो आंसर क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो चलिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसा ही कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या प्रश्नानुसार जैसा ही कह रहा है हम वही करने वाले हैं। कि क्या कह रहा है कि 4 ईयर के बाद में जो राहुल की एज थी और जो 4 साल के बाद में हारून की जो एज थी, अगर आप उन दोनों को प्लस करते हैं, अगर आप उन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर 56 आ जाना चाहिए। चलिए 4 साल बाद के राहुल की एज भी हमारे पास में है और 4 साल बाद के हारून की एज भी हमारे पास में, तो पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो 4 साल बाद राहुल की एज क्या थी? 5x + 4, और इसी तरह से 4 साल बाद हारून की एज क्या थी? 7x + 4। ठीक है, तो अब बस सेम वही काम करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से प्लस करना है, नंबर को नंबर से प्लस करना है। तो वेरिएबल 5x और 7x को प्लस किया तो 12x आ गया, इसी तरह से 4 + 4 किया 8 आ गया, ये 56। अब आप देख पा रहे हैं ये जो इक्वेशन आई है ये 2.1 एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन आ दिए हैं लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल आ चुका है, तो इसको बस ट्रांसपोज करके आपको सॉल्व कर देना है, नंबर को नंबर के साइड ट्रांसफर करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो चलिए इधर 12x रहेगा, ये 8 इधर क्या कर रहा है, इसको तो नंबर के साइड होना चाहिए ना, क्योंकि 56 साइड जाना चाहिए। तो ये 8 को जो प्लस का 8 था ये ट्रांसपोज पक्षांतरण होकर क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। सो 12x = 56 में से 8 गया तो 48 आ गया है। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये x के साथ 1 जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है, ये तो नंबर है, तो नंबर शुड हैव टू गो टू नंबर साइड। तो ये 12 की उधर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके किसमें हो जाएगा? डिवाइड भी हो जाएगा। और 12 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है? 4 बार। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है। अब वापस से चलते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आने के बाद में पूछा क्या गया था? प्रेजेंट एज राहुल की और हारून की प्रेजेंट एज निकालनी। तो हमने ऊपर पहले ही लाइन ये लिखी थी कि राहुल की प्रेजेंट एज तो क्या है 5x है और हारून की प्रेजेंट एज क्या है 7x है। मतलब यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, बस हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो राहुल की अभी वर्तमान आयु हमें जाननी है, राहुल की प्रेजेंट एज हमें जाननी है, जो कि क्वेश्चन में हमने 5x कही थी। तो 5 तो है ही हमारे पास में, और x की वैल्यू अभी अभी निकाली है 4, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते क्या क्या 20 ईयर, मतलब राहुल अभी कितने साल का है? 20 साल का है। सिमिलरली राहुल के बाद में हारून की भी इसी तरह से निकालेंगे। हारून की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है, तो हारून की प्रेजेंट एज क्या थी? देखिए 7x थी, तो मतलब 7 को मल्टीप्लाई करना है x की वैल्यू से, x की वैल्यू क्या थी 4, तो 7 4 28 ईयर। तो इस तरह से आपने पता कर लिया कि राहुल और हारून की प्रेजेंट एज अभी वर्तमान आयु क्या थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इन रेशियो 7:5। तो बॉय और किसी भी क्लास की बात की जा रही है, उसमें बालक और बालिकाओं का जो अनुपात है उस वो अनुपात दिया गया है 7:5 दिया गया है। मतलब 7 जिसका अनुपात वो डेफिनेटली ज्यादा नंबर में होंगे, और 5 7 के कंपैरिजन में कम है, तो 5 1 जिसका भी रेशियो होगा वो डेफिनेटली कम वैल्यू होगी। तो इसलिए हमें पता पड़ रहा है बॉय यहाँ पहले नंबर पे आ रहा है, तो पहला जो रेशियो है वो बॉय का कहलाएगा, और गर्ल सेकंड नंबर पे आ रहा है तो दूसरा जो रेशियो है वो गर्ल का कहलाएगा। तो इस तरह से हमें पता पड़ रहा है कि उस क्लास में बॉयज की संख्या डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि 7 5 से ज्यादा होता है कि नहीं। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन गर्ल्स। अब जो उस क्लास में जो लड़के हैं, तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि उस क्लास में जो लड़के हैं वो लड़कियों की संख्या से
8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है ना? तो बताइए व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। इसमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि बॉयज और गर्ल्स कितने थे, उसमें पूछा है कि उस क्लास में टोटल कितने बच्चे थे। मतलब अगर आपके पास बॉयज की संख्या आ गई और गर्ल्स की संख्या आ गई तो उसके बाद में ऐड के उन दोनों को ऐड कर देना है, बस टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो स्टार्ट करें। तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है वैसे तो assume that माना कि नंबर ऑफ बॉयज के बॉयज की संख्या क्लास में तो पहला रेशियो क्या था 7x था। इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स बालिकाओं की संख्या क्या थी 5x थी। ठीक है, अब आगे क्या रिलेशन दे रहा है ये कि नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन गर्ल्स। अब जो बॉयज और गर्ल्स में जो डिफरेंस है वो 8 का है, कि जो लड़कों की जो संख्या है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। मतलब अगर लड़कों की संख्या में से गर्ल्स की संख्या को माइनस कर दें तो डेफिनेटली आंसर 8 आना चाहिए, यही तो मतलब हुआ ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स करें तो 8 आ जाना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ बॉयज में से बॉयज की जितनी भी संख्या है उसमें से अगर गर्ल्स की जितनी भी संख्या है उसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाना चाहिए। तभी तो यही तो मतलब हुआ ना कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 ज्यादा है। क्या मतलब हुआ इसका यही तो हुआ कि लड़के अगर लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को माइनस करें तो आंसर 8 आ जाना चाहिए, यही तो मतलब हुआ ना। तो चलिए हमारे पास वैल्यू भी है, बस पुट करने का काम है, तो पुट करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 7x थे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 5x थी और आंसर 8 आ जाना चाहिए। तो सॉल्व आउट कर लेते हैं। 7x में से 5x गया 2x रह गया, 8 यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो 2x के साथ बैठा हुआ है ये नंबर है तो नंबर को नंबर 8 की साइड जाना चाहिए। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में 2 उधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 8 2 की टेबल में कितनी बार में आता है 4। तो आपने देखा यहाँ x की वैल्यू 4 आ चुकी है, लेकिन x कुछ भी नहीं है, x एक मल्टीपल है। हमें तो पहले नंबर ऑफ बॉयज निकाल देते हैं। नंबर ऑफ बॉयज जो कि क्या थे 7x थे, तो 7 और x की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 4, मल्टीप्लाई करने पे 7 4 जा 28। मतलब जो बॉयज की जो संख्या है वो 28 है उस क्लास में। इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ गर्ल्स 5x है तो 5 को x की जो वैल्यू आई थी 4 तो 5 4 जा 20। तो इस तरह से आपको ये भी पता पड़ गया कि गर्ल्स की संख्या कितनी थी। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या पूछा था क्लास की स्ट्रेंथ पूछी थी कि उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स तो नहीं पूछी थी, हमने तो टोटल पूछी थी। लेकिन ये निकालना जरूरी हो जाता है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स ही नहीं पता होंगे तो बताइए हम टोटल किसको कर देंगे। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज भी है और नंबर ऑफ गर्ल्स भी है, तो टोटल अगर क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है तो अगर क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है तो जितने भी बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो बॉयज कितने थे 28 थे, गर्ल्स कितनी थी 20 थी, तो ऐड करके क्या हुआ 48। मतलब उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ बच्चे या टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ उस क्लास की क्या है 48 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है 11th नंबर का क्वेश्चन, एक बार ध्यान से रीड करेंगे। हाँ, Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather। के एक बच्चा है जिसका की नेम है बाइचुंग, है ना। उसके जो पिताजी है उसके जो फादर है वो 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। मतलब बाइचुंग के जो पिताजी है वो उसके दादाजी से कितने यंगर मतलब छोटे हैं। कितने साल छोटे हैं 26 ईयर छोटे हैं। क्लियर है ये वाला स्टेटमेंट कि बाइचुंग के जो पिताजी है वो उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं, 26 ईयर छोटे हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग, और जो पिताजी है वो बाइचुंग से 29 ईयर बड़े हैं। तो यहाँ 3 बंदों के बीच में रिलेशनशिप दिया जा रहा है। बाइचुंग की बात की सबसे पहले तो बाइचुंग के पिताजी और दादाजी का जो कंपैरिजन दिया है कि पिताजी
उसके दादाजी से 26 ईयर छोटे हैं, डेफिनेटली छोटे होंगे। और इसके अलावा वो बता रहे हैं कि बाईचुंग के जो पिताजी है वो उस बाईचुंग से खुद से 29 ईयर ज्यादा है। यहाँ तक क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ देयर एज इज 135 ईयर, और उनकी अगर तीनों की एज को हम ऐड कर देते हैं, तीनों की वर्तमान आयु को अगर हम जोड़ देते हैं तो उन तीनों की वर्तमान आयु 135 ईयर आ जाती है। तो बताइए तीनों की एज क्या है? तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जैसे कि पहले के क्वेश्चंस में बताया था कि जब भी किसी का किसी से कंपैरिजन किया जाता है, स्टेटमेंट वाले को जो भी क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो भी आता है, उसमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि किसका किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किससे की जा रही है। तो जिससे तुलना की जा रही है, सबसे पहले जिससे तुलना कर रहे हैं हम उसको एक्स बना देते हैं। तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं कि पहला तरीका तो ये हो सकता है कि देखिए बाईचुंग की बात करते करते फादर बाईचुंग के फादर की बात करते हैं कि बाईचुंग के जो फादर है वो उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर हम बाईचुंग की एज को एक्स मान सकते हैं, जैसे अगर हम इसको बाईचुंग की एज को एक्स मान लें, है ना। अब ये बाईचुंग की एज को एक्स मान लें तो बताइए उसके पिताजी की आयु क्या होगी। ये खुद कह रहा था कि बाईचुंग के जो पिताजी है, देखिए बाईचुंग के जो पिताजी है वो बाईचुंग से कितने साल बड़े हैं? 29 ईयर बड़े हैं। तो बाईचुंग के अगर फादर की बात की जाए तो बाईचुंग के फादर 29 ईयर बड़े हैं। बाईचुंग अगर x ईयर का है तो वो 29 फादर तो होंगे प्लस 29 ईयर बड़े हो जाएंगे, देखिए हो सकता है। और सिमिलरली फिर आगे बोल रहा था कि बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है ना, बाईचुंग के फादर से बाईचुंग के जो दादाजी है वो 29 ईयर ज्यादा है। तो अगर हम बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज जानना चाहें तो बाईचुंग के फादर की एज अभी ये है, अब इससे भी वो 26 ईयर बड़े थे दादाजी। तो x + 29 तो बाईचुंग के फादर की एज थी और दादाजी इससे भी 29 ईयर बड़े थे, तो 26 थे, 26 ईयर बड़े थे। तो आप चाहें तो उन तीनों की एज आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बाईचुंग की एज x हो जाएगी, बाईचुंग के फादर की एज x + 29 हो जाएगी, और बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर की एज है वो x + 29 + 26 हो जाएगी। अब इसी को हम दूसरे एस्पेक्ट से समझते हैं कि वैसे आप इससे भी करोगे तो भी वही आंसर आना है, लेकिन हम एक और कंडीशन देखते हैं, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि अगर हम बाईचुंग के फादर की एज को x मान लें, देखिए अगर हम बाईचुंग के फादर की एज को x मान लें तो क्या आप बताइए बाईचुंग की खुद की एज कितनी होगी? बाईचुंग के फादर की एज x मान लिए और आपको ये पता था कि बाईचुंग के फादर जो है खुद उस बाईचुंग नाम के जो लड़का है उससे कितने साल बड़े थे? बाईचुंग के फादर 29 ईयर बड़े थे ना। तो अगर बाईचुंग के फादर की एज आपने x मान ली है तो खुद बाईचुंग की एज कितनी होगी? इससे x से 29 ईयर कम होगी ना, x - 29 ईयर हो जाएगी। अब बताइए अगर मैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज पूछूं तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज आपको पता है कि वो बाईचुंग के फादर से कितने साल बड़े थे? 26 ईयर बड़े थे। तो बाईचुंग के फादर की एज अगर x है तो उससे +26 करते ही बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। तो आपने क्वेश्चन को समझा ना, वेरिएबल आप कुछ भी मान लीजिए, किसको भी कैसे भी मान सकते हैं, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप वास्तव में वो फॉलो कर रहे हैं क्या जो क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि कौन छोटा है, कौन कितना बड़ा है, कौन किससे कितना ज्यादा बड़ा है। तो ये दोनों टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब देखिए हमने तीनों एज निकाल ली है। अब ये क्या करना था आगे, एज 135 ईयर कि अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो उनकी जो एज है वो क्या आ जाएगी? 135 ईयर आ जाएगी। 135 ईयर इनका टोटल आएगा। तो आप इसको टोटल करें और 135 लेके सॉल्व करें तो भी वही आंसर आने वाला, और इधर के वेरिएबल्स को लेके सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आने वाला है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से तरीके से आप करना चाहते हैं। तो अभी हम इस फर्स्ट वाले तरीके से कर रहे हैं, सेकंड वाले तरीके से भी आप अपनी कॉपी में करके देखिएगा, सेम आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा था कि
कि बाईचुंग की खुद की एज प्लस बाईचुंग के फादर की एज प्लस बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज, इन तीनों की एज को जब आप टोटल करते हैं तो वो 135 ईयर उनका टोटल आ जाएगा। देखिए बाईचुंग की एज क्या थी, x, बाईचुंग के फादर की एज क्या थी, x प्लस 29, और इसी तरह से बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या थी, x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135। सही है ना, ये बाईचुंग की एज हो गई, ये फादर की हो गई, ये ग्रैंडफादर की हो गई। अब बस इसमें कहा था कि इन तीनों को टोटल करने का आपका 135 आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस x 3x हो गया, ठीक है। अब इन नंबर्स को प्लस कर लेते हैं, 29 प्लस 29 58, और 58 प्लस 26 84। तो इन तीनों की एज को टोटल किया तो क्या आ गया, 29 प्लस 29 प्लस 26 84 आ गया, इज इक्वल टू 135। तो अब ये वापस से देखिए लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बन चुकी है, बस काम वही करना है, नंबर को नंबर की साइड ट्रांसफर करना है। तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, मतलब ये 84 इधर प्लस का था तो ट्रांसपोज होने के पक्षांतर होने पे माइनस का हो जाएगा। तो चलिए 3x इज इक्वल टू 135 में से 84 को माइनस करते हैं, 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गया 5, 51 आ गया। तो आपको 3x की वैल्यू नहीं x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 भी क्योंकि नंबर है तो ये भी उधर चला जाएगा, और क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में होगा। तो 3 का डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 7 जा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो वापस ऊपर जाइए, आपने x माना किसे था, देखिए बाईचुंग के आगे x लिखा हुआ, मतलब बाईचुंग की एज को आपने x माना था। तो यह जो एज आई है ये किसकी एज आई है, ये बाईचुंग की एज आ चुकी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बाईचुंग की एज को निकालिए, बाईचुंग के फादर की एज निकालिए। बाईचुंग फादर की एज क्या थी, देखिए बाईचुंग के फादर की x प्लस 29 करना आपको, मतलब x की जो भी वैल्यू हो उसमें 29 प्लस कर देना है। x की वैल्यू 17 निकाली, इसमें 29 प्लस करते हैं, तो प्लस करते हैं 46 ईयर। तो इस तरह से देख पा रहे हैं उनके फादर की एज क्या थी, बाईचुंग के 46 ईयर आ गई। हम बाईचुंग अब ग्रैंडफादर की एज निकालनी है, उसके दादाजी की। ग्रैंडफादर की एज क्या थी, देखिए x प्लस 29 प्लस 26, प्लस 26 प्लस x था, तो 29 प्लस 26 कितना हो गया 55, प्लस x की वैल्यू क्या आई थी 17, तो प्लस करिए 72 ईयर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं बाईचुंग की खुद की एज 17 ईयर आई, बाईचुंग के फादर की एज 46 ईयर आई, और बाईचुंग के दादाजी की एज 72 ईयर आई। तो ये तो हमने इस वाले तरीके से किया था, अगर आप इस वाले तरीके से भी करेंगे तो भी यही आंसर आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले तरीके से इजी वे में समझ पा रहे हैं। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, और ट्राई कीजिएगा, इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन मैक्स एंड मैन परफेक्ट। तो और भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा नीचे के कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।